बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो मेरे भाई, करेंगे और फिर उसके बाद अपने स्विच करेंगे न्यू टॉपिक की तरफ। हाउ इज द यूज ऑफ इजमा? ठीक है, इम्पॉर्टेंट टू मुस्लिम्स टुडे। आजकल के मुसलमानों के लिए इजमा क्यों इम्पोर्टेंट है? तो देखो बेटा, अ, हमने सबसे पहले इजमा का वो इंट्रोडक्शन दिया जो हम बहुत डिटेल से कर चुके हैं। ठीक है, कि इजमा लिटरली मीन्स, लिटरली इट इज ड्राइव फ्रॉम जुमा और जमात, और वही कि अग्रीमेंट ऑफ द बिलीवर्स ऑन अ पॉइंट ऑफ फेथ और एक्शन। ठीक है, आप वही क्या कहते हैं डेफिनेशन लिख दें। उसके बाद आप बताएं कि भाई देखो, इजमा कहाँ यूज होता है? वेयर कुरान एंड हदीस आर साइलेंट। ठीक है, तो कुरान और हदीस साइलेंट हो, हमें तब भी सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम मिल रहा है। कितना बड़ा फायदा है जो है इजमा का। ठीक है, तो इजमा इज यूज्ड, ये बात बताई गई। नंबर टू, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया है कि माई कम्युनिटी विल नेवर एग्री अपॉन एरर। तो इसमें बहुत बड़ा फायदा ये हो गया कि भाई इजमा ने डाउट्स को खत्म कर दिया सोल्यूशन से। यानी जो सोल्यूशन इजमा से ड्राइव्ड होगा उसमें कोई डाउट नहीं होगा। अगली बात समझ में। और 100% हम जो है वो क्या कहते हैं, हम 100% उसके अंदर आ जाएंगे, श्योरिटी के अंदर, कि भाई जो सॉल्यूशन स्कॉलर्स हमें इस इजमा के साथ बता रहे हैं वो बिल्कुल अग्रीड अपॉन है और उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, उसके बाद आ जाओ, ये कीप्स द इस्लामिक लॉ प्रोग्रेसिव। ये भी बताता है कि देखो इस्लामिक लॉ प्रोग्रेसिव है और ऑथेंटिक सॉल्यूशन प्रोवाइडेड होता है इजमा के जरिए से। क्या मतलब इस्लामिक लॉ प्रोग्रेसिव है? भाई इस्लाम 1450 साल पहले आया। ठीक है, और आज तक इस्लाम इंसानों की सारी जरूरतों को पूरा कर रहा है, सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बाय कुरान और हदीस देता है। ठीक है, और बड़ी जबरदस्त बात है कि बाकायदा कोटेड वर्सेस के साथ, हदीसों के साथ इस्लामिक स्कॉलर्स उसको बयान करते हैं। तो ये इजमा और कयास का कमाल है। ठीक है, इज इट क्लियर? नेक्स्ट थिंग, अच्छा, क्रिएट्स यूनिटी एंड ब्रदरहुड। इजमा का एक और कमाल भी है कयास से बढ़कर, क्योंकि कयास इंडिविजुअल ओपिनियन होता है, तो इसकी वजह से यूनिटी और ब्रदरहुड भी क्रिएट होता है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इसकी एक एग्जांपल हमने करंट एग्जांपल दे दी। ये देखो भाई, पूरे पाकिस्तान में भी, पूरी दुनिया में भी, जहां जहां मुल्कों में साइक्लिंग ऑफ द मून कमेटी बनी हुई है, सारे मुसलमान एक साथ ईद करते हैं, सारे मुसलमान एक साथ बकरीद करते हैं। ठीक है भाई, तो ये सारा एक अच्छा सिस्टम है। ठीक है भाई, तो ये इजमा के फवायदे हैं या फायदे हैं। नेक्स्ट थिंग, जरा जल्दी से इसको देख लो, हम फिर आगे चलेंगे। बी क्विक जी। पार्ट बी नंबर टू इस तरह से आ जाता है कभी कभी कि भाई देखो, हाउ इजी इज द यूज ऑफ इजमा। वहां पे था हाउ इंपॉर्टेंट, और यहाँ है हाउ इजी। तो हाउ इजी का क्या मतलब है बेटा जी? कि देखो सबसे पहले वही डेफिनेशन आ गई इजमा की। ठीक है, अग्रीमेंट ऑफ द बिलीवर्स वाली लिख दो आपको, जो आसान वर्ड्स में हमने बताई हुई है। ठीक है, और ओ यू बिलीव ओबे अल्लाह, वही इंट्रोडक्टरी पॉइंट आ गया कि भाई ये अब वो जो हमने वर्ड्स पढ़ी थी, ठीक है, पार्ट ए के अंदर। उसके बाद आ जाओ, आप जो है यहाँ पे लिखे, ये एक इंपॉर्टेंस बता दी यहाँ पे इजी के साथ साथ। ये सारा मैं मार्क स्कीम से बता रहा हूँ, अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, कि इजमा इस्लामिक लॉ को प्रोग्रेसिव रखता है और ऑथेंटिक सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। अभी इंपॉर्टेंस में हमने पढ़ा था। फिर आजकल ये इजी क्यों हो गया है? देखो, ये हो गया आपका ना इंट्रोडक्टरी पॉइंट हो गया फर्स्ट थ्री। ठीक है, अलॉन्ग विद दैट ये डेफिनेशन ऑफ इजमा इसमें नेसेसरी आएगी। तो हमें कि ये आजकल इजी क्यों है और प्रीवियसली डिफिकल्ट क्यों था। ठीक है, और आजकल डिफिकल्ट क्यों है, प्रीवियसली इजी क्यों था, दोनों एस्पेक्ट्स हैं। हाँ, समझ गए? तो देखो, इट वॉज डिफिकल्ट टू गैदर इन द वन प्लेस। पहले जमाने में स्कॉलर्स को एक जगह पर जमा करना बहुत मुश्किल था, और आजकल कितना आसान हो गया भाई स्कॉलर्स को एक जगह जमा करना। ठीक है, एक दिन में बंदा दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने पे पहुंच जाता है। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड, ना भी पहुंचे तो कम्युनिकेशंस कितनी कॉमन हो गई। ठीक है, एक जूम को लेकर अभी भी आपकी क्लास में कितने बच्चे ऐसे हैं जो पाकिस्तान के नहीं है, बाहर के बैठे हुए? आई बात समझ में? ठीक है, अच्छा, और ये जो टुडे है, आजकल ये टुडे इजी टू कम्युनिकेट, जो है वो क्या कहते हैं, एनीवेयर इन द वर्ल्ड। ठीक है, इजीली कम्युनिकेशन हो जाती है। अच्छा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो जाती है, स्कॉलर्स अपना ओपिनियन आर्टिकुलेट कर देते हैं बहुत, कितनी आसानी से। ठीक है, तो नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एक्सेस टू द वेरियस ब्रांचेस ऑफ द नॉलेज इज ऑल्सो इजी। एक क्लिक के ऊपर, ठीक है, एक लाइब्रेरी में बैठकर आप कितना कुछ गेन कर लेते हैं। ठीक है, वन सिंगल लाइब्रेरी में क्या कहते हैं लाखों किताबें रखी हुई हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी क्या कहते हैं ईज क्रिएट हो गया है। हाँ, अगर ये अग्री डिसएग्री वाला क्वेश्चन होता तो हम यूं भी कह सकते थे कि भाई जो है वो क्या कहते हैं, हम अग्री डिसएग्री वाले क्वेश्चन में यूं भी कह सकते थे भाई इजमा इजी नहीं है क्योंकि फिरके इतने बन गए। ठीक है, आ गई बात समझ में? ठीक है भाई, तो ये देख लीजिएगा।
यहां तक हो गई कहानी, डन हो गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं, बी क्विक। तो मेरे भाई याद सुनना, याद से सुनना बेटा, कि मैंने कहा कि जब दो एग्जांपल्स 10 मार्क के क्वेश्चन में रिक्वायर्ड हो, ठीक है, तो मस्ट डिस्क्राइब द डिस्क्रिप्शन ऑफ द रिलेशन, ठीक है। पहले जो है ना पैराग्राफिंग करते हैं, उसके बाद एक नोट लिखवाऊंगा आपको। पैरा 2 लिख, ये हो गया पैरा 1, ठीक है, कि इसके अंदर 2 स्पेसिफिक एग्जांपल्स रिक्वायर्ड है। तो हमने पहले कुरान और हदीस का, कुरान और इजमा का इंट्रोडक्शन दिया, ठीक है। इसी तरह नीचे वाले में कुरान और इजमा के बारे में लिखा हुआ है कि ये एक साथ मिलकर कैसे वर्क करते हैं, यानी रिलेशन क्या है। तो इसलिए हम पहले कुरान और इजमा का इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, ठीक है भाई। अब इसके बाद देखो पैरा 2, पैरा 2 देखना, मैं जो हेडिंग बता रहा हूं वो लिखिएगा, ठीक है, इसको छोड़ दें और सिर्फ हेडिंग लिखेंगे, ठीक है। शेयर ऑफ ग्रैंडफादर इन द इनहेरिटेंस ऑफ ग्रैंडसन, ठीक है, इन द स्टेट मतलब इनहेरिटेंस, ठीक है, ऑफ ग्रैंडसन, ठीक है मेरे भाई, अच्छी तरह समझना है। मिसाल के तौर पर देखो बेटा कि एक बंदा है अदनान, ठीक है, एक है काशान, एक है फरहान, ठीक है। गौर से सुन लीजिएगा तफसील से। ये अदनान है जीएफ, ये है एफ, और ये है जीएस, ठीक है भाई। भाई ये जीएफ वो नहीं जो आप सोच रहे हैं, ठीक है। जीएफ मतलब ग्रैंडफादर, ठीक है, और एफ मतलब फादर, और फरहान मतलब ग्रैंडसन, जीएस मतलब, ठीक है। तो देखो इशू इस तरह से है कि भाई देखो ये का फादर है, ये डाइड हो चुका है, ठीक है, डाइड, डी लिख दिया। ये अदनान जिंदा है, जो दादा है, ग्रैंडफादर है, और फरहान ये जिंदा था, ठीक है, एंड नाउ ही डाइड इन सेकेंडली। ये फर्स्टली डाइड काशान, ठीक है, और सेकेंडली डाइड फरहान। क्या मतलब, अगेन बता रहा हूं बहुत सिंपल स्टाइल में, कि भाई दादाजी जिंदा है और दादा का अपना बेटा पहले ही मर चुका है, और अब दादा का पोता मर रहा है, दादा नहीं मर रहे। कोई सर्टिफिकेट लेकर आ गए अल्लाह ताला से कि जिंदा ही रहेंगे, पूरे 200 साल गुजार के जाएंगे, ठीक है भाई, बात आ गई समझ में, ठीक है। तो दादा जिंदा है, दादा का बेटा भी मर गया और दादा के बेटे का बेटा भी मर गया, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये होता है कि यार दादा को अपने ग्रैंडसन की इनहेरिटेंस से हिस्सा मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है, ठीक है। हाँ यार सही कहा तुमने, सेंचुरी मार के जाएंगे। तो दादा जिंदा है और ग्रैंडसन मर गया है, ठीक है। तो ग्रैंडसन की इनहेरिटेंस से दादा को हिस्सा मिलेगा या नहीं, ठीक है। अब ये इशू क्रिएट होता है जब ग्रैंडसन की इनहेरिटेंस की बात आएगी कि दादा को हिस्सा मिलेगा या नहीं। तो भाई कुरान कहता है कि दादा को हिस्सा मिलेगा। अब दादा क्या कहते हैं, सॉरी, कुरान इस मामले में खामोश है, ठीक है। कुरान इस बारे में बिल्कुल साइलेंट है। जब कुरान इस बारे में साइलेंट है, ठीक है, तो अब हदीस को हमने देखा, हदीस भी साइलेंट थी, क्योंकि एक रेयर केस है ना कि दादा जिंदा हो और उस दादे का बेटा भी मर गया हो और दादे का बेटा का बेटा भी मर जाए, ठीक है, ठीक है भाई। तो अब ये एक रेयर केस है, तो हदीस भी इस बारे में साइलेंट है, ठीक है। अब जब कुरान और हदीस दोनों साइलेंट है, तो हम इजमा पर आए कि भाई वो क्या कहता है। तो भाई इजमा यहाँ पर मौजूद है, ठीक है, कि देखो, और इजमा बेस कर रहा है किस चीज के ऊपर, कुरान की एक वर्स के ऊपर। गौर से सुनना क्या कह रहा हूं। जब इजमा वर्स ऑफ द कुरान पे बेस करेगा, जब इजमा वर्स ऑफ द कुरान पे बेस करेगा, तो दिस इजमा इज कॉल्ड के, दिस सिचुएशन इज कॉल्ड के रिलेशन बिटवीन कुरान एंड इजमा, ठीक है। दिस सिचुएशन इज कॉल्ड के रिलेशन बिटवीन कुरान एंड इजमा, ठीक है मेरे भाई। ऐसी सिचुएशन कुरान एंड इजमा के रिलेशन की कहलाती है। अगर इजमा
हदीस के ऊपर बेस कर रहा होगा, जैसे तरावी वाला है, जैसे सेकंड अजान वाला मैंने बताया था, ठीक है, जुमे की सेकंड अजान वाला, तो वो हदीस पर बेस कर रहा है, तो दैट इज कॉल्ड रिलेशन ऑफ इजमा विद हदीस। ठीक है, तो यहाँ इजमा कुरान की एक वर्स पे बेस कर रहा है। कैसे बेस कर रहा है बेटा, देखो सुनो, कि कुरान की वर्स में लिखा हुआ है, when death approaches any of you, if he leaves any good, he should make a bequest to the parents। तो उसकी इनहेरिटेंस से, उसकी स्टेट से, उसके जो कुछ वो छोड़ कर जा रहा है उससे हिस्सा मिलेगा पेरेंट्स को, एंड नेक्स्ट ऑफ किन को मिलेगा अगर पेरेंट्स के बाद। तो इजमा से सिर्फ इतनी सी बात डिसाइड की गई कि भाई नेक्स्ट ऑफ किन के अंदर ग्रैंड फादर इंक्लूडेड है। ठीक है भाई, ये जीएफ ग्रैंड फादर है, रयान अपनी वाली ना समझना, आई बात समझ में, ये जीएफ ग्रैंड फादर है। ठीक है भाई, तो कि जो है वो क्या कहते हैं, ग्रैंड फादर को इनहेरिटेंस से हिस्सा मिलेगा। ठीक है, तो अब मेरी बात समझ लीजिएगा कि ये जो है वो क्या कहते हैं, क्या हो गया कि ये क्या कहते हैं, इजमा की एग्जांपल हो गई कुरान के साथ। ठीक है भाई, और ये देखो यही बात जो मैंने आपको बताई। ठीक है, तो इजमा बेस्ड ऑन कुरान है, तो दैट इज कॉल्ड रिलेशन बिटवीन कुरान एंड इजमा। ठीक है, अच्छा अब एक और जबरदस्त एग्जांपल, पैरा थ्री। पैरा थ्री का हेड मैं लिखवा रहा हूँ। पैरा थ्री का हेड पहले तो यही लिख लो, इसके नीचे एक और ब्रैकेट में लिख लो। ठीक है, कि प्रोहिबिशन ऑफ मैरिज बिटवीन अ मैन एंड हिज ओन grandmother and granddaughter। ब्रैकेट में लिखा हुआ है प्रोहिबिशन ऑफ मैरिज बिटवीन अ मैन एंड हिज ओन ग्रैंडमदर एंड ग्रैंड-डॉटर। ठीक है, पैराग्राफ 1 बेटा इंट्रोडक्शन ऑफ कुरान एंड इजमा था ना, क्योंकि उन दोनों का रिलेशन था। पैराग्राफ 2 शेयर ऑफ द ग्रैंडफादर वाली एग्जांपल हो गई। पैराग्राफ 3 प्रोहिबिशन ऑफ मैरिज। ठीक है, ये क्या है, ठीक है, प्रोहिबिशन ऑफ मैरिज सुनो, ये इसमें भी इजमा कुरान पे बेस कर रहा है। ठीक है, इसमें भी इजमा कुरान पे बेस कर रहा है। देखो बेटा ये वर्ड्स लिखी हुई है कि प्रोहिबिटेड टू यू आर योर मदर, अपनी मदर से कोई मैरिज नहीं कर सकता इस्लाम में, डॉटर से नहीं कर सकता, सिस्टर से नहीं कर सकता, पप्पो से नहीं कर सकता, खाला से नहीं कर सकता, देख लो अंडरलाइन करते जा रहा हूँ। ठीक है, ब्रदर्स डॉटर भतीजी से नहीं कर सकता, सिस्टर्स डॉटर भांजी से नहीं कर सकता, हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम वाली आयत है। फोस्टर मदर, ठीक है, जैसे हजरत खदीजा, वो सॉरी हजरत हलीमा जो होली पापट की मदर थी, फोस्टर मदर। फोस्टर सिस्टर जैसे हलीमा सादिया की बेटी शीमा होली पापट की फोस्टर सिस्टर थी, उससे ही मैरिज नहीं हो सकती। सास से भी मैरिज नहीं हो सकती, योर स्टेप डॉटर से भी मैरिज नहीं हो सकती। यानी आपने किसी वुमेन से मैरिज की, उसकी पहले से एक डॉटर थी, किसी और हस्बैंड से उनकी डेथ हो गई या डाइवोर्स हो गई, ठीक है, तो स्टेप डॉटर से मैरिज नहीं हो सकती अंडर योर गार्डियनशिप। ठीक है, बॉर्न ऑफ योर वाइफ, लेकिन उस स्टेप डॉटर के लिए जरूरी है कि वो अडॉप्टेड ना हो, बल्कि वो बायोलॉजिकल डॉटर ऑफ योर वाइफ हो, तो उससे मैरिज नहीं हो सकती। ठीक है, तो अब मेरी बात को गौर से सुन लीजिएगा, इस पूरी वर्स के अंदर, ठीक है, या पूरे कुरान में, ठीक है, आप पढ़ लें, कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ यार ग्रैंड मदर से मैरिज डिसअलाउड है, या कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ कि ग्रैंड डॉटर से मैरिज डिसअलाउड है। ठीक है, तो अब कुरान में तो नहीं लिखा हुआ ग्रैंड मदर और ग्रैंड डॉटर से मैरिज डिसअलाउड है, यहाँ इस वर्ष में भी नजर नहीं आ रहा, कहीं और भी नजर नहीं आ रहा। ठीक है, तो अब कोई बुद्धू, पागल, मस्ताना, दीवाना, जंगली, हूश, वहशी, और जो आप डैश में फिल कर लें, ठीक है, वो इस्लाम को बदनाम करने के लिए वो ये कहे कि यार कुरान में तो कहीं भी नहीं लिखा हुआ, लिहाजा दादा का इंतकाल हो गया, वैकेंसी खाली है, अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, और बाप का बाप बन जाता हूँ। आई बात समझ में, ऑब्वियस सी बात है ना कि मैरिज हो जाएगी अगर दादी से, तो बाप का बाप बन जाएगा। ठीक है, तो कोई ऐसी पागलपंदी वाली हरकत करेगा, ठीक है, तो इस्लाम ने उसका पहले से ही इलाज कर दिया है। आई बात समझ में, ठीक है, कि भाई मदर के वर्ड के अंदर ऑल ग्रैंड मदर्स आर इंक्लूडेड, ठीक है, और डॉटर के वर्ड के अंदर ऑल ग्रैंड डॉटर्स आर इंक्लूडेड। ठीक है भाई, चाहे मैटरनल हो या पेटर्नल हो, नवासियां हो या पोतियां हो, ठीक है, और नानियां हो या दादियां हो, ठीक है, किसी से भी मैरिज
अब ग्रैंड मदर हो, ग्रैंड की ग्रैंड मदर हो, या ग्रैंड डॉटर या ग्रैंड डॉटर की ग्रैंड डॉटर, सो ऑन एंड ऑन, ऑल आर इंक्लूडेड इन द वर्ड ऑफ मदर। ये इजमा से डिसाइड हो गया। ठीक है, डॉटर के ऑल आर इंक्लूडेड इन द, जो है वो क्या कहते हैं, क्या कहते हैं डॉटर्स, चाहे ग्रैंड डॉटर की भी डॉटर हो वो भी। आई बात समझ में? तो इस्लाम एक पाकीज़ा रिलीजन है, एक प्योरिफाइड रिलीजन है, वो 100% साफ सुथरा रिलेशंस डिस्क्राइब कर देता है। ठीक है, और जो है वो यहाँ पर उसने कर दिया। आई बात समझ में? तो देखें, अब ये हो गया। अच्छा, पैरा 4 लिख लेना बेटा, कंक्लूजन। पैरा 4 कंक्लूजन होता है, क्या मतलब मेरे भाई, कि हम ये कह देंगे, आप मेरे नोट्स में देखेंगे, हम ये कह देंगे कि भाई क्या कहते हैं, द अबव एग्जांपल्स एंड द डिस्क्रिप्शन क्लियरली शोज दैट कि कुरान, हदीस एंड इजमा, मैंने हदीस का वर्ड भी दरमियान में लिया है, कुरान, हदीस एंड इजमा आर क्लोजली लिंक्ड टू ईच अदर। ठीक है, सिंपल सा कंक्लूजन हो गया। आप पैरा 4 ना बनाएं, पैरा 3 में ऐड कर दो आखिर में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। अच्छा, एक बच्चा कह रहा है सर इसमें रोल ऑफ इजमा क्लियर नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा भाई? इतना बड़ा उसने कमांड निकाल के एक्सट्रैक्ट करके दे दी कि भाई ग्रैंड मदर और ग्रैंड डॉटर से इस्लाम में मैरिज प्रोहिबिटेड है, तो और कैसे क्लियर होगा? ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद आ जाओ यहाँ पर, ये जरा जल्दी से कॉपी कर लो। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन शुरू हो गया, अब जरा जल्दी से कॉपी कर लो मेरे भाई। ठीक है, बी को देखो मेरे भाइयों, ये हो गया रिलेशन बिटवीन हदीस एंड इजमा। ये 2 मिनट में एंड होने वाला है। ठीक है, 2 मिनट में एंड होने वाला है। क्यों? क्योंकि देखो, ये आपने लिखा गिव टू स्पेसिफिक एग्जांपल्स, और इसकी दोनों एग्जांपल्स हमने की हुई हैं, तरावी भी और सेकंड अजान ऑफ जुमा भी। ठीक है, दोनों एग्जांपल्स हमने की हुई हैं लास्ट क्लासेस के अंदर, वो जो इजमा जब मैं डिटेल से पढ़ा रहा था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सिर्फ हेडिंग लिखिएगा, पैरा 2 एग्जांपल नंबर 1 बेस्ड ऑन हदीस, यानी इजमा बेस्ड ऑन हदीस, ब्रैकेट में लिखो। ठीक है, सेकंड अजान ऑफ जुमा, बस सेकंड अजान ऑफ जुमा ड्यूरिंग द कैलिफेट ऑफ उस्मान। याद आ गया? ये पिछली क्लास में जब हम इज्मा की एग्जांपल्स वगैरह कर रहे थे तो उसके अंदर ही बताई थी। ठीक है, तो सिर्फ हेडिंग लिख लो बेटा। ठीक है, और अब मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा इसको। नेक्स्ट थिंग, इसी में भी पैरा 3 का हेड लिखो, तरावी विद कॉन्ग्रीगेशन। ठीक है, याद आ गया? तरावी विद कॉन्ग्रीगेशन डिटेल से पढ़ाई हुई है। ठीक है, ड्यूरिंग कैलिफेट ऑफ उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु। ठीक है, ड्यूरिंग कैलिफेट ऑफ उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु। बी क्विक। भाई ये दोनों एग्जांपल्स पढ़ाई हुई है ना बेटा? पैरा 1 की हेडिंग वही थी ना, कि सर्कमस्टेंसेस ऑफ इजमा, सर्कमस्टेंसेस ऑफ इजमा, और ब्रैकेट में लिखवाया था मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ कुरान देन हदीस देन इजमा। ठीक है। अहमद हुसैन बेटा, कल तो करवाया, परसों करवाया था एक क्वेश्चन कि हाउ आर द प्राइमरी सोर्सेज यूज्ड विद इजमा। तो सबसे पहले इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ बनेगा कुरान का डिटेल, फिर उसके बाद हदीस का डिटेल इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ आएगा, फिर इजमा का डिटेल पैराग्राफ आएगा। ठीक है, विद इट्स सर्कमस्टेंसेस एंड 2 एग्जांपल्स। आ गई बात समझ में? ठीक है, ये वही सर्कमस्टेंसेस वाले क्वेश्चन की तरह है। अगर रिलेशन मतलब 10 मार्क का क्वेश्चन आ गया है सिर्फ रिलेशन बिटवीन कुरान एंड इजमा का, ठीक है, और कुरान हदीस एंड इजमा का, तो इंट्रोडक्शन कुरान और हदीस का थोड़ा सा डिटेल। ठीक है। अच्छा, तरावी विद कॉन्ग्रीगेशन, मैं कुछ बच्चे कह रहे हैं सर ये वाली एग्जांपल आप जरा एक्सप्लेन कर दें। ठीक है, पैरा 4 हो गया, कंक्लूजन तरावी मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, जरा देख लेना तरावी की एग्जांपल किस तरह से है। बेटा जरा ना 1 मिनट के लिए रमजान के एनवायरनमेंट को समझो। ठीक है, देखो जब रमजान आता है तो हम भी हमारे जैसे लोग भी जो इतने गए गुजरे हैं, वो भी ये सोचते हैं यार कोई बहुत बेहतरीन जगह पर जाकर तरावी पढ़े। ठीक है, और मैंने देखा कि नाजमाबाद से बहादुराबाद और बहादुराबाद से डिफेंस तक लोग जा रहे होते हैं। ठीक है, यानी 20-25 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 15 किलोमीटर ट्रैवल करके भी लोग तरावी पढ़ने के लिए जा रहे होते हैं, हालांकि एक मुश्किल काम है। ठीक है, तो उनसे पूछा जाता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो कहते हैं यार वहाँ के इमाम साहब बहुत अच्छा कुरान पढ़ते हैं,
जब हम उनसे पूछते हैं कि क्या आपको कुरान समझ आता है, वो कहते हैं नहीं यार, बस ऐसा पढ़ते हैं कि ऐसा लगता है दिल में उतर रहा है, हालांकि समझ कुछ भी नहीं आता। ठीक है, तो ये एक इमोशंस होती है इंसान की। ठीक है, और अगर समझ आ रहा हो तो फिर क्या हाल हुआ, आप ये भी सोच लें। अब मेरी बात को समझिएगा जो मैं कहना चाह रहा हूँ। देखो, होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमजान में तरावी पढ़ाना शुरू की। इस बेस को समझने के बाद मेरी बात को समझना। होली प्रॉफिट ने रमजान में तरावी पढ़ाना शुरू की। ठीक है, तो पहले दिन रमजान में जब तरावी पढ़ाई तो सारे लोगों ने तरावी पढ़ी, और इसको बहुत बड़ा ऑनर समझा कि यार होली प्रॉफिट हमें मिल गए तरावी सुनाने के लिए, हम होली प्रॉफिट के पीछे तरावी पढ़ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट डे लोगों को पता लगा पूरी मस्जिद नबी भर गई। ठीक है कि यार होली प्रॉफिट, आप अंदाजा लगाए ना। थर्ड डे पता लगा तो मस्जिद नबी का कोर्टयार्ड बाहर तक लोग हैं। ठीक है, भरी हुई है मस्जिद नबी। और क्यों? क्योंकि देखो, पढ़ाने वाला इमाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मस्जिद मस्जिद नबी, टाइम मंथ ऑफ रमजान, ऑडियंस कंपेनियन ऑफ द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। ठीक है, तो कितनी ज्यादा सोर्सेज ऑफ मोटिवेशन जमा हो गई। ठीक है, तो अब हम यहाँ एक नॉर्मल इमाम के पीछे इतना सुकून से सुनते हैं और हमें मजा आ जाता है। क्या होली प्रॉफिट तरावी पढ़ा रहे थे। ठीक है, तो कितना बड़ा ऑनर। तो लिहाजा भर गई मस्जिद। होली प्रॉफिट ने जो लुक बैक किया, लो भाई ये तो मस्जिद भर गई, तरावी इज नॉट द फर्ज इबादत। ठीक है, अल्लाह ताला इस शौक ऑफ द मुस्लिम को देखकर, ठीक है, शौक उर्दू वाला, ठीक है, एंथुजिज्म ऑफ द मुस्लिम, मोटिवेशन ऑफ द मुस्लिम्स को देखकर अगर अल्लाह ताला ने तरावी को फर्ज कर दिया तो मसला बन जाएगा। क्यों? क्योंकि फर्ज हो गई तो फिर सफर में भी पढ़नी पड़ेगी और घर पर भी पढ़नी पड़ेगी, कोई रह गई तो कजा करनी पड़ेगी। ठीक है, और काफी मुश्किल हो जाएगा, जो छोड़ेगा तो सख्त गुनहगार हो जाएगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत पर मेहरबानी करते हुए ये कहा कि भाई कहीं अल्लाह ताला तुम्हारे शौक को देखकर तरावी को फर्ज ना कर दे। तो मेरे भाइयों, एक काम करो कि तुम लोग तरावी क्या करो, अपने घर पे पढ़ लिया करो, या इस तरह बड़ी जमात से ना पढ़ो, अलग अलग पढ़ लिया करो। ठीक है, अब लोगों ने मस्जिद नबवी में ही दो दो चार चार लोग खड़े हो गए, मुख्तलिफ मस्जिदों में दो दो चार चार लोग खड़े होकर अलग अलग तरावी पढ़ने लगे अपने घरों में, और इस तरह से कोई अकेले भी तरावी लेकिन चलती रही। बट अबू बकर के जमाने में भी चलती रही। हजरत उमर ने देखा कि यार नए नए लोग बहुत सारे मुसलमान हुए, और ऐसा लग रहा है कि अब उनके दिलों से तरावी की ही वैल्यू खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि वो कांग्रीगेशन के अंदर ऐसे अदा नहीं की जा रही थी ना, तो लोगों से तरावी ही की वैल्यू खत्म हो रही थी। हजरत उमर ने देखा कि यार खास तौर पर ये यंगस्टर्स जो हैं, ये तो तरावी ही नहीं पढ़ रहे। हालांकि होली पाप ने तरावी तो पढ़ने को कहा था, बस जमात के साथ इस तरह ग्रेट कांग्रीगेशन के साथ मना किया था। दो दो चार चार लोग भी पढ़ते थे। ठीक है, तो हजरत उमर ने कंपेनियंस को जमा करके मशवरा किया, और मशवरा करके हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने क्या किया कि जो है वो क्या कहते हैं, ये अनाउंसमेंट की कि देखो, होली प्रॉफिट के इस दुनिया से जाने के बाद, होली प्रॉफिट ने तरावी क्यों नहीं जमात से पढ़ी थी, कहीं फर्ज ना हो जाए। होली प्रॉफिट के दुनिया से जाने के बाद कोई चीज जो सुन्नत हो वो फर्ज नहीं हो सकती, जो फर्ज हो वो सुन्नत नहीं हो सकती, कोई चीज चेंज नहीं हो सकती। तो अब हम तरावी को वैसे ही पढ़ेंगे जैसे कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्टार्ट किया था। ठीक है, और उस वक्त हजरत उबई इब्ने काब रजी अल्लाह तआला अन्हु को उन्होंने मस्जिद नबी का इमाम बनाया। ठीक है, तरावी के लिए, और उन्होंने तरावी पढ़ाना शुरू की, और इस तरह पूरी इस्लामिक एम्पायर के अंदर तरावियां शुरू हो गई, और आज तक चलती चली आ रही हैं। एक मरतबा हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु एक मस्जिद के करीब से गुजरे। ठीक है, और वहां रमजान के दिनों में, ठीक है, हजरत अली अपनी मस्जिद से पढ़ के निकल चुके थे इबादत करके। ठीक है, तो कोई इमाम देर तक तरावी पढ़ा रहा था, और उसमें चिराग जल रहे थे, मस्जिद रोशन हो रही थी। तो हजरत अली ने दुआ दी, अल्लाहुम्मा नव्विर कब्र उमर कमा हुआ नव्वरा मसाजिदना बिल कुरआन, के अल्लाह हजरत उमर की कब्र को नूर से भर दें जैसा कि उन्होंने हमारी मस्जिदों को कुरान के नूर से भर दिया। सुभान अल्लाह। ठीक है, क्या जबरदस्त बात है। तो ये तरावी उस वक्त से चलती चली आ रही है और आज तक अल्हम्दुलिल्लाह चल रही है। ठीक है, तो ये इजमा की बरकत है। ठीक है, सेकंड अजान ऑफ जुमा भी उस वक्त से लेकर आज तक चलती चली आ रही है, इजमा की बरकत है। ठीक है मेरे भाई, तो ये इजमा तो बिल्कुल ही खत्म हुआ। अब 5 मिनट का कयास रह गया है। ठीक है, कयास का जो रिलेशन कुरान और हदीस के साथ होता है, कुरान की पूरी डिटेल में आपको पहले ही पढ़ा चुका। ठीक है, बस एक क्वेश्चन है कि भाई क्या कहते हैं, बल्कि वो भी करवा दिया था कि व्हाई डू सम स्कॉलर्स रिजेक्ट द यूज ऑफ कयास। ठीक है, वो मैंने ये वाला क्वेश्चन आपको करवा दिया था। ठीक है, यस्टरडे। ठीक है, और इसका ये भी बता दिया था कि दूसरे स्कॉलर्स इसका जवाब क्या देते हैं। जो यस्टरडे नहीं था तो इसका स्क्रीनशॉट ले रहे, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेटा कयास P1 P2 दोनों में है, क्या हो गया यार? सारे सोर्सेज ऑफ लॉ P1 P2 दोनों में है, कब से कह रहा हूं मैं। ठीक है, अब जरा जल्दी से लिखो, सारे सोर्सेज ऑफ लॉ, सिवाय एक क्वेश्चन है हदीस का सोर्स ऑफ गाइडेंस का।
ठीक है, वो पेपर 1 में कभी भी नहीं आता। ठीक है, यहां तक कि कुरान और हदीस का रिलेशन तो पेपर 1 पेपर 2 में बहुत ज्यादा रिपीटेड है। हाँ जी बेटा, नोट्स में आंसर प्रोवाइडेड है। ठीक है, तो कयान कुरान एंड कयास, ठीक है, और के साथ क्वेश्चन लिखो और यहाँ ब्रैकेट में लिख लेना। ठीक है, इंट्रो ऑफ कुरान, देन हदीस, देन लिखना, देन इजमा, देन कयास। ठीक है, मतलब सरकमस्टेंसेस याद है ना वो जो डिक्टेट करवाए थे कल, तो उसके अंदर यही था ना, होली कुरान बीइंग द वर्ड ऑफ अल्लाह से लेकर फिर हदीस, फिर इजमा, फिर कयास। क्योंकि हम कुरान के बाद डायरेक्ट कयास पर नहीं आते, दरमियान में हदीस और इजमा का ब्रिज आता है, उसके बाद कयास पर आते हैं। आ गई बात समझ में? ठीक है भाई, चले बी क्विक, जल्दी से लिख लो भाइयों। देखो मेरे भाई, ये आ गया पहले कुरान और कयास का रिलेशन, और मैंने कहा कि हम कुरान से डायरेक्ट कयास पर नहीं पहुंचते, दरमियान में हदीस और कयास का, हदीस और इजमा का ब्रिज आता है, इसलिए जो है वो क्या कहते हैं, जो है वो क्या कहते हैं, ये इंक्लूडेड है। ठीक है भाई, उसके बाद आ जाओ एग्जाम्पल। अच्छा, एग्जाम्पल नंबर 1, पहले ये लिख लो। तो पहले कुरान की आयत समझें, फिर उसके ऊपर कयास कैसे बेस करेगा ये समझाएंगे। ओ यू हु बिलीव, व्हेन द कॉल इज प्रोक्लेम्ड टू प्रेयर ऑन फ्राइडे, जब जुमे के दिन आपको अजान दे दी जाए, यानी अजान सुन लो तुम, ठीक है, तो जल्दी से तुम खुदा को याद करने के लिए मस्जिद में आ जाओ, एंड लीव ऑफ बिजनेस वजरुल बई। ठीक है, क्या मतलब कहा जा रहा है कि भाई जो है वो क्या कहते हैं, अल्लाह ताला कह रहे हैं जब अजान हो जाए तो बिजनेस छोड़ दो और फ्राइडे के लिए आ जाओ, फ्राइडे परफॉर्म करने के लिए आ जाओ, सिंपल से वर्ड्स। तो अब क्वेश्चन ये होता है कि सर जी, ये जो बिजनेस है, अल्लाह ताला ने तो सिर्फ बिजनेस का वर्ड यूज किया है, वजरुल बई। ठीक है, इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फसअू इला ज़िक्रिल्लाहि वजरुल बई, तुम बिजनेस को छोड़ दो। तो अगर मैं पढ़ रहा हूँ, सीआईएस की तैयारी कर रहा हूँ, मैं अपना बिजनेस नहीं कर रहा, मैं खेल रहा हूँ, मैं कोई सीरियल देख रहा हूँ, तो मैं तो बिजनेस नहीं कर रहा, तो क्या फिर भी मुझ पर लाजमी होगा कि मैं इन सब चीजों को छोड़ूं और नमाज पढ़ने जाऊं? तो स्कॉलर्स कहेंगे हाँ, लाजमी होगा, ऑल काइंड ऑफ ट्रांजैक्शंस लाजमी हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि बिजनेस का वर्ड जो अल्लाह ताला ने यूज किया है, इसकी रीजन ये है कि बिजनेस की वजह से इंसान डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम फ्राइडे हो रहा है, तो हर वो चीज जिससे इंसान डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम फ्राइडे होगा उसको लीव करना पड़ेगा, एक्सेप्ट वन थिंग, अगर कोई इमरजेंसी है तो वहां पे आपको इजाजत मिल जाएगी कि आप उस इमरजेंसी के अंदर लगे, इन्वॉल्व हो और फिर जुमा ना पड़े। मिसाल के तौर पर, आप अब एक इमरजेंसी हॉस्पिटल में खड़े हुए एक बंदे को ऑपरेट कर रहे हैं, जुम्मे की नमाज का टाइम आ गया, आप बोले यार जरा पेट खोल के जा रहे हैं बंदे का, और बोले मैं जुम्मा पढ़ के आ रहा हूँ, तो उसके बाद आके ना एक और नमाज भी पढ़नी पड़ेगी असर के बाद, जनाजे वाली। आई बात समझ में? इसी तरह आप किसी को हार्ट अटैक के मरीज को लेकर भाग रहे हैं हॉस्पिटल की तरफ, रास्ते में आप उसको कहें कि यार जरा यहाँ गाड़ी में रहना, एसी वेसी चला दिया मैंने, मैं जरा जुम्मा पढ़ के आता हूँ, तो क्या ख्याल है, वो जिंदा रह पाएगा? ठीक है, तो ऐसी कोई इमरजेंसी हो तो लीव कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो बिजनेस से ऊपर की चीज है। ठीक है, बाकी लीव नहीं कर सकते। डन हो गया? आगे नेक्स्ट एग्जांपल देखो, वाइन एंड अदर इंटॉक्सिकेंट ड्रग्स, बहुत तफसील से समझा चुका, ठीक है, इसलिए अब नहीं समझाऊंगा, जिसको पिक्चर लेनी ले ले। ठीक है, आई बात समझ में? बी कोई, और इसके बाद वही पैरा 4 कंक्लूजन के द अबव एग्जांपल्स एंड डिस्क्रिप्शन। ठीक है, द अबव एग्जांपल्स एंड द डिस्क्रिप्शंस क्लियरली शोज दैट कि कुरान, हदीस, इजमा एंड कयास आर क्लोजली लिंक्ड टू ईच अदर। यार क्या मसला है, ये लो भाई प्रीवियस स्लाइड। ठीक है, डन हो गया? अच्छा जी, दिखा तो दी अब्दुल समद अभी अभी। मुदस्सिर, मिलोगे तो पूछ लेना। ये डन हो गया भाई? ठीक है, सिर्फ ये पहला वाला क्वेश्चन लिखो और पैराग्राफ नंबर 1 लिखो। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन का सेंस समझ आ गया किस तरह से आ रहे हैं। ठीक है, बी क्विक।
दिया, ठीक है। आपने वही सही हो गया, कुरान देन हदीस देन इजमा, कुरान देन हदीस देन इजमा और देन कयास, ठीक है, बिल्कुल वही सर्कमस्टेंसेस। और वर्सेस प्लस वर्सेस एंड हदीस भी मेंशन करनी है, वर्सेस या सपोर्टिंग हदीस भी मेंशन करनी है, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद आ जाओ, ये तो हो गया आपका फर्स्ट स्लाइड और पैरा 1, ठीक है मेरे भाई। अब देखिएगा सेकंड पैराग्राफ, ये बड़ी जबरदस्त एग्जांपल है, वुजू इज नॉट वैलिड, ठीक है। देखो ये साथ साथ में ये मेंशन कर रहा हूं भाई कि कहां पर कयास कुरान पर बेस कर रहा है, कहां पर कयास हदीस पर बेस कर रहा है, ठीक है। तो देखो ये मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूं कि हदीस ऑफ हजरत आयशा, ठीक है। ये क्या मैटर समझ लो पहले। देखो हमारे जमाने में एक मैटर क्रिएट हुआ कि भाई नेल पॉलिश लगाकर अगर कोई शख्स वुजू करेगा और नमाज पढ़ेगा तो क्या उसका वुजू और नमाज हो जाएगी या नहीं। तो स्कॉलर्स ने क्लियरली जवाब दिया कि अगर कोई नेल पॉलिश लगाकर वुजू करेगा तो उसका वुजू नहीं होगा, और वुजू नहीं होगा तो नमाज ही नहीं होगी। तो किसी ने पूछा स्कॉलर से कि भाई आपने कैसे कह दिया वुजू नहीं होगा, होली प्रॉफिट के जमाने में जो है वो क्या कहते हैं, होली प्रॉफिट के जमाने में तो कभी भी नेल पॉलिश यूज ही नहीं हुई। वसल्लम के ज़माने में एक केस आया, और केस था होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने घर का, ठीक है। अपने घर का केस क्या था कि हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने आटा गूंदा, और आटा गूंदने के बाद थोड़ा सा फ्लावर ड्राइड हो गया कॉर्नर्स ऑफ द नेल के ऊपर, ठीक है। तो फ्लावर जब ड्राइड हो गया कॉर्नर्स ऑफ द नेल के ऊपर, हजरत आयशा ने वैसे ही वजू कर लिया, नमाज पढ़ने लगी। होली प्रॉफिट ने कहा नहीं, वजू नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि कॉर्नर्स ऑफ द नेल के ऊपर जब फ्लावर ड्राइड है, ठीक है, यानी सूख गया है, तो पानी वाटर अंदर प्रोसीड नहीं करेगा, ठीक है। जब वाटर अंदर प्रोसीड नहीं करेगा तो वजू नहीं होगा, वजू नहीं होगा तो नमाज भी नहीं होगी। हज़रत आयशा ने वो आटा साफ किया और वजू करके या उस पर्टिकुलर प्लेस को धोकर नमाज पढ़ ली, बस कहानी खत्म हो गई। लेकिन कहानी इतनी आसानी से खत्म नहीं हुई मेरे भाई, ठीक है। हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा का ये मैटर तो लिख दिया गया, लेकिन अब स्कॉलर्स को इस नेल पॉलिश वाले का जवाब मिल गया, क्योंकि नेल पॉलिश भी क्या करता है, हमारे नेल के ऊपर कोटिंग क्रिएट कर देता है, एक कोट कर देता है, वाटर अंदर प्रोसीड नहीं करता। जब वाटर अंदर प्रोसीड नहीं करेगा तो नमाज नहीं होगी, वुजू भी नहीं होगा, ठीक है। आ गई बात समझ में, ठीक है। तो ये हो गई कहानी। अच्छा, अब देखें नेक्स्ट थिंग, अपॉइंटमेंट ऑफ गार्डियन, ठीक है। तो देखो असल फरा इल्ला हुकुम सब मैंने डिफाइन किया हुआ है। अपॉइंटमेंट ऑफ गार्डियन कयास बेस्ड ऑन हदीस, ये क्या है भाई, कयास बेस्ड ऑन हदीस। देखो होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आजकल के जमाने में एक मैटर क्रिएट हुआ कि यार अगर एक एडल्ट ल्यूनेटिक है, एडल्ट ल्यूनेटिक का क्या मतलब है, एडल्ट ल्यूनेटिक का मतलब ये होता है कि भाई जो है वो क्या कहते हैं, एक बंदा है जिसकी अच्छी एज है, बूढ़ा है या मेंटली डिस्टर्ब है और एजेड है। तो अब क्या हुआ कि एडल्ट ल्यूनेटिक है, उसके पास पैसा तो बहुत है, यानी उसके अकाउंट में पड़ा हुआ है, इनहेरिटेंस उसके पास आ गया, वट जो भी मैटर है, लेकिन उसका कोई ख्याल रखने वाला नहीं है। तो क्या हम उसी के पैसों से उसके ऊपर अपॉइंटमेंट ऑफ गार्डियन कर सकते हैं, क्योंकि वो तो अब होश में नहीं है, सेंसेस में नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिंदगी में बहुत कमाते हैं लेकिन बूढ़े होकर मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, ठीक है। तो अब वो क्या होते हैं, लेफ्ट अलोन होते हैं। तो उनके बारे में पूछा जा रहा है कि भाई क्या हम उन्हीं के पैसों को लेकर उनके ऊपर कोई अपॉइंटमेंट ऑफ गार्डियन कर सकते हैं। तो स्कॉलर्स ने कहा कि देखो एक मिनट, हदीसों को देखने दो। हदीसों को देखा स्कॉलर्स ने, और हदीसों के अंदर ये मैटर मिला कि अगर कोई ऐसा बच्चा है, माइनर है, ठीक है, कोई छोटा बच्चा है, असल को देखना जो लिखा हुआ है, कोई माइनर है, उसके मम्मा पापा दोनों की डेथ हो गई है, ठीक है, लेकिन उसके पास पैसा बहुत है, कैसे इनहेरिटेंस वगैरह में मिल गया, तो हम उसी के पैसों से उसके ऊपर गार्डियन अपॉइंट कर सकते हैं या नहीं। तो होली प्रॉफिट के जमाने से हमें पता लगा कि कर सकते हैं। तो इसी तरह एडल्ट यूनेटिक के ऊपर भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इफेक्टिव कॉज या कॉमन पॉइंट क्या है, इनएबिलिटी टू टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स, कि ये दोनों अपना अपना ख्याल नहीं रख सकते, लिहाजा इन दोनों के ऊपर
अपॉइंटमेंट ऑफ गार्डियन हो सकता है। एक मैटर हदीस का है और एक मैटर किसका हो गया, जो है वो क्या कहते हैं, हमारे जमाने का हो गया। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, आगे जा रहा हूँ। ये लो नंबर 3। भाई देखना, एक एग्जाम्पल ना हम यहाँ पर नंबर 4 पे लिख दो, क्या कहते हैं, नंबर 4 पे लिख दो मेरे भाइयों, नंबर 4 पे मेंशन कर दो कॉन्क्लूजन। ठीक है, नंबर 4 पे मेंशन कर दो कॉन्क्लूजन। ठीक है भाई, कॉन्क्लूजन मेंशन कर दो, बी क्विक, जल्दी से। जल्दी से मेंशन कर दो कॉन्क्लूजन। ठीक हो गया। लिख दिया भाई। जस्ट अगर कयास और हदीस के अंदर भी आप चाहें ना, तो वो एग्जाम्पल दे सकते हैं। कौन सी एग्जाम्पल? से अब देखो, अगर खुदा ना खास्ता एक क्वेश्चन आ जाता है मेरे भाई इजमा एंड कयास के रिलेशन का, ठीक है, रिलेशन बिटवीन इजमा एंड कयास। ठीक है भाई, अगर क्वेश्चन आ जाता है रिलेशन बिटवीन इजमा एंड कयास का, ठीक है, और 10 मार्क में आ जाता है, ठीक है, तो सबसे पहले सिंपल है, बहुत सिंपल है, पैरा 1 लिखो, सर्कमस्टेंसेस ऑफ कयास, क्योंकि इसके अंदर कुरान हदीस इजमा कयास सब आ जाते हैं, और प्लस वर्सेस एंड हदीस अबाउट इजमा एंड कयास। ठीक है, और पैरा 2, एग्जाम्पल ऑफ वाइन एंड अदर इंटॉक्सिकेंट ड्रग्स। ठीक है, पैरा 3, तरावी, सेकंड अजान ऑफ जुमा, प्लस प्रोहिबिशन ऑफ मैरिज वाली, बिटवीन अ मैन एंड हिज ओन ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड डॉटर। ठीक है, तो वो वाली एग्जांपल्स लिख दो, दैट इज मोर देन इनफ। आज तक कभी भी नहीं आया, ठीक है, आज तक कभी आया नहीं इजमा और कयास का रिलेशन, लेकिन मैंने कहा भाई सर्कमस्टेंसेस ऑफ कयास लिखोगे तो उसमें कुरान हदीस इजमा कयास सब आ जाएगा। सपोर्टिंग वर्सेस वगैरह लिखो, एग्जांपल ऑफ वाइन कयास की डाल दो, और इजमा की समराइज एग्जांपल डाल दो तरावी, सेकंड अजान, और प्रोहिबिशन ऑफ मैरिज बिटवीन अ मैन एंड हिज ओन मदर एंड ग्रैंड डॉटर। ठीक है, बी क्विक। सही हो गया भाई? चलिए, ठीक है, ठीक है, और बहुत आसान है, आमतौर पर रिलेशन के अंदर सर्कमस्टेंसेस ही आ रहे हैं। ठीक है, और एग्जाम्पल तो चलो कोई भी लिख दो। ठीक है भाई, डन हो गया, अब आगे चलते हैं।